चलिए आज का क्या पॉइंट है। कल फिजिक्स में कुछ बच गया था जिसमें कि कल बल का चर्चा हुआ था। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे चुंबकीय बल, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और कौन कौन बल था, पेशीय बल, संतुलित बल, परिणामी बल, असंतुलित बल। आज का जो पॉइंट है, शेष जो रह चुका था, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। आज का पॉइंट क्या बच जाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत को जानने से पहले आपको पढ़ लेना चाहिए कि संवेग क्या होता है। यहाँ 7 नंबर में संवेग क्या होता है, 6 पॉइंट, संवेग क्या होता है। संवेग किसको कहते हैं, जानते हैं आप लोग? संवेग किसको कहते हैं, क्या होता है, बोलिए। संवेग किसको कहते हैं? सही कहा है आपने। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान को किससे सूचित किया जाता है? m से। द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है और वेग को v से सूचित किया जाता है। मैंने कल इनकी जानकारी दी थी आप लोगों को कि द्रव्यमान और वेग, वेग में बताए थे वेग 2 प्रकार के होते हैं। वेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग। अब इसके विषय में हम इस तरह से बताए थे, कोई वस्तु जब गतिमान होता है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होता है, कुछ ना कुछ स्पीड होता है। मान के आप बाइक पे चले, बाइक को बोलेगा बाइक 40, तो बाइक 40 तो नहीं हो जाएगा। आप 40 के लिए एक्सीलेटर को बढ़ाइएगा तो गाड़ी का स्पीड 0, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार 40 पे जाएगा। आप तेजी से एक्सीलेटर को दबा दीजिएगा तो तुरंत 40 पर जाएगा, फास्ट में पहुंचेगा। अगर लेट से करिएगा तो फिर लेट से जाएगा। तो शुरू में आपका कुछ वेग होता है। आप सोचते हैं कि चलो भाई धीरे से जाते हैं, आप 20 के चाल से या 20 के वेग से जा रहे हैं। अब 20 के वेग से जाने के बाद आप घड़ी को देखते हैं कि ओ माय गॉड, हम तो बड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, हमको तो तेजी से चलना चाहिए। तो फिर आप क्या करते हैं, स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो आप चलने लगते हैं 60 के स्पीड से। तो यहीं पर समझ लेना है कि शुरू में आप कितना के वेग से चल रहे थे? 20, और बाद में आप कितना के स्पीड से जाने लगे हैं? 40। तो यही हुआ 20 हुआ आपका प्रारंभिक वेग, जिसको u से सूचित करते हैं, और भी हुआ आपका अंतिम वेग, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। और कितना था लास्ट में, हम कितना के स्पीड से जाने लगे थे? 40 के स्पीड से। तो 40 ये आपका अंतिम वेग हुआ, जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। तो इसी भी के विषय में अभी हम बता रहे थे। अब संवेग में आप जानते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग। इस संवेग को आज इस तरह से पढ़ लो कि फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इस संवेग को देखिए, सपोज करिए, थोड़ा सा मान के चलिए, आपकी बाइक है, आपकी बाइक है। उस बाइक का कुछ ना कुछ वजन होगा ना? नहीं कहता है कि भाई मेरा पल्सर है बड़ा भारी है, फिर तुम्हारा स्प्लेंडर है कि रे स्प्लेंडर है तो कादबो सब में गिर जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो अपाची है, ये गिर जाएगा तो उठा नहीं पाएगा तुम अकेला। स्प्लेंडर इसको तो उठाइयो के चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ससुर से स्प्लेंडर ही मांगना। ऐसे नहीं कहते हैं कि ये अपाची वगैरह नहीं लेना, स्प्लेंडर ही लेना, ऐसे नहीं कहते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि गाड़ी का कुछ ना कुछ वजन है। मान लीजिए मेरी गाड़ी ग्लैमर है, उसका वजन 100 किलो है। कितना है? 100 किलो है, ठीक, 100 केजी। इसका मान के चलिए, इसका द्रव्यमान है 100 केजी। अब मेरी गाड़ी अगर 20 के स्पीड से चलेगी तो संवेग कितना होगा? तो आपको यहां करना है 100 गुना 20। 100 गुना 20 कितना होगा? 100 गुना 20 करिएगा तो 2 एकम 2 और 3 गो शून्य बैठा दीजिएगा, कितना हो जाएगा?
2000। कितना हो जाएगा? 2000। आपका संवेग कितना हुआ? 2000। समझ गया ना? यही हुआ संवेग। तो संवेग का परिभाषा कैसे बोलना है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। अब उसके बाद आप पढ़िएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़िएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। देखिए यहां आप जो ये पढ़े 100 गुना 20 2000, इसका ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब आप ये पूछिएगा कि सर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड कैसे हुआ? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड कैसे हुआ? तो इस चीज़ का मैंने विश्लेषण कर भी दिया है 9th के फर्स्ट चैप्टर में। यदि नहीं हुआ है तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। आप क्या करते हैं? द्रव्यमान यहाँ लिखते हैं ना, द्रव्यमान गुना वेग, ऐसा लिखते हैं। द्रव्यमान गुना वेग, ऐसा लिखते हैं ना, द्रव्यमान गुना वेग। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, और वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा क्या? केजी एम प्रति एस। हो जाएगा केजी एम प्रति एस, माने किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को मापने के लिए हम एक मात्रक का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमको खेत मापना हो तो वहाँ पर हम लोग करी का उपयोग करते हैं, जिसको जरीब कहते हैं, जिसको सिक्कर कहते हैं। ठेठी भाषा में सिक्कर नहीं कहते हैं, सिक्कर का उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग दूध को मापने के लिए लीटर का उपयोग करते हैं। कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में, उसको मापने के लिए किलो का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार संवेग को किसमें मापा जाता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड में। समझ गए संवेग? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझिए। आप किसी वस्तु को, संवेग संरक्षण का सिद्धांत बता रहे हैं, आप किसी वस्तु को गतिमान कर दिए हैं। मान के चलिए आप एक मोटरसाइकिल को चलाते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे, आपके पीछे से कोई दूसरी गाड़ी चलती हुई आ रही है, तो दोनों का कुछ ना कुछ संवेग तो होगा। पहली वाली गाड़ी का वजन और वो कितना के स्पीड से जा रही है, दोनों को गुना करेंगे तो उनका संवेग आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पीछे गाड़ी है उनका भी वजन और वो जितना के स्पीड से जा रहा होगा, वो भी दोनों चीज तो आप देखिएगा। तो मान के चलिए शुरू में पहले, अभी टक्कर नहीं हुआ है, पहले जो उनका संवेग है, फर्स्ट गाड़ी है, उनका वजन और कितना के स्पीड से जा रहा है उसको गुना करिए, उसको लिखिए गुना करने के बाद। और फिर दूसरी आपके पीछे जो गाड़ी है उनका वजन और जितना के स्पीड से जा रहा है, वो दोनों को क्या करना है? गुना करना है। दोनों को गुना करके रखिए और दोनों को जोड़ दीजिए। फिर दोनों गाड़ी को टकराने दीजिए। टकराने के बाद दोनों एक जगह हो जाएगा। एक जगह होने के बाद दोनों का वजन तो जुट जाएगा। अब देखिए कितना के स्पीड से वो जा रहे हैं। जानते हैं जितना संवेग आपको इधर निकला था दोनों को जोड़ के, उतना ही संवेग उधर भी निकलेगा। तो इसीलिए कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? हमेशा। आप समझ गए? टक्कर के पहले मतलब दो गाड़ी थी, एक गाड़ी मैं आगे चलाते जा रहा था, उनका वजन, और जब भी संवेग की बात करें तो उनका वजन लीजिए और फिर उसके स्पीड को लीजिए, दोनों को ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए, आपका संवेग निकल जाएगा। आई होप कि आप लोग संवेग को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल, बल क्या क्या कर सकता है? बल क्या क्या कर सकता है? हाँ सही कहा है आपने, बल किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। बल किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जा सकता है। तो बल यही कार्य करता है। और आप लोग अपने दिमाग से भी लिख लीजिएगा बल क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद है न्यूटन का नियम। देखिए किताब में न्यूटन साहब जो एक वैज्ञानिक हैं, इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है फिजिक्स में। खास करके न्यूटन साहब जो हैं, इन्होंने हमारे फिजिक्स में 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम, जिनको हम लोग पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम के नाम से जानते हैं। पहला नियम क्या कहता है? देखिए इसका न्यूटन गति का पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कोई भी वस्तु हो, वह विरामावस्था या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। ये बोर्ड है। क्या है ये? बोर्ड। ये बोर्ड इसी जगह रखे हैं आप, तो इसी जगह ये रहना चाहेगा। ये नहीं चाहेगा कि मैं इधर उधर हो जाऊं। जब तक आप इस पे कोई बाहरी, वो भी असंतुलित बल 2 या 2 से अधिक वह बल जिनका परिणामी 0 नहीं हो, उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो आप इसमें इस प्रकार से बल लगाइए कि इसकी चेंजिंग हो जाए, तभी ये चेंज हो सकता है, नहीं तो ये आराम की अवस्था में ही रहेगा। मान लीजिए आप कोई गाड़ी चलाते हैं, हम क्या बोले, कोई वस्तु विरामा अवस्था यानी रुके हुए अवस्था और गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है। वो सोचता है कि हम जो गति में है वो सोचेगा कि हम गति में ही रहें, जो स्थिर रहता है वो सोचता है मैं स्थिर ही रहूं। आप उदाहरण लीजिए ना, एक बाइक पर सवार हो जाइए, आप खड़े हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक पे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट किया, आपका शरीर पीछे हो जाता है। क्यों? कि आपका शरीर कहता है कि नहीं, हम जहाँ में बैठे थे वहाँ बैठे ले रहेंगे, वो नहीं जाएंगे गाड़ी पे, आपका शरीर कहता है। लेकिन फिर जब गाड़ी गतिशील हो जाती है तो फिर आपका शरीर भी गतिशील हो जाता है, समझे। और जैसा ही ड्राइवर ब्रेक मारता है, आपका शरीर कहता है कि नहीं काहे रुका तुम, हम जाते रहेंगे, समझे। इसीलिए आगे की ओर झुक जाता है, समझे। तो ये क्या है? न्यूटन साहब का पहला नियम है। और न्यूटन साहब के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए, पहला नियम तो हो गया न्यूटन साहब का पहला नियम। एक नियम बता दिए मैंने, अब न्यूटन साहब का दूसरा नियम, फिर बताएंगे तीसरा नियम। न्यूटन साहब का दूसरा नियम कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा निकाय में उत्पन्न त्वरण। देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा निकाय में उत्पन्न त्वरण, इसका मतलब है, मान के चलिए आपके दरवाजे पर एक ठेला लगा हुआ है, या फिर कोई गाड़ी लगी हुई है, टेम्पू लगी हुई है, टोटो लगी हुई है। अब उसमें आप एक बल लगाए। अब बल लगाने के बाद तो चूंकि तो वो पहले विरामावस्था में थी, मतलब रुकी हुई थी ना। अच्छा, अब वो उस पर जब आप असंतुलित बल लगाए तो वो आगे जाएगी, मतलब घरकना शुरू हो जाएगी। तो यही कहता है किसी असंतुलित बल द्वारा निकाय यानी वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो है आरोपित बल के समानुपाती। भाई, समानुपाती का मतलब होता है कि आप जितना शक्कर दीजिएगा वो उतना मीठा होगा, उसी को कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब हुआ जितना शक्कर दीजिएगा वो उतना मीठा होगा। कहने का मतलब आरोपित बल के समानुपाती होता है, मतलब उसका त्वरण जो होता है आरोपित बल के समानुपाती होने का मतलब हुआ कि आप जितना जोर से बल लगाइएगा उतना ज़्यादा उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। आरोपित बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि जितना बोलिएगा उतना बच्चा समझेगा, उतना बच्चा चुप रहेगा। ज़्यादा बोलिएगा तो बच्चा ज़्यादा चुप रहेगा, आप बोलते जाइए वो चुप रहते जाएगा, समझे। इसका मतलब हुआ कि आप चढ़िएगा ऊपर तो उतरेगा नीचे। इसका मतलब हुआ कि आप चढ़िएगा ऊपर वो आएगा। ये हुआ क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और ये हुआ एक होता है समानुपाती। मतलब इसको नीचे करिएगा तो ये भी नीचे होगा, या इसको ऊपर करिएगा तो ये भी
ऊपर होगा। कहने का मतलब हुआ कि 5 गो कलम की खरीदिएगा तो 30 टका लगेगा, 10 गो कलम खरीदिएगा तो बढ़ जाएगा, 60 रुपया लग जाएगा। समझे? तो ये हुआ समानुपाती। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती को बच्चे को इस तरह से समझना चाहिए कि अगर 5 गो आदमी हैं तो 2 दिन चलेगा। मान के चलिए आपके घर में रसगुल्ला वगैरह रखा हुआ है, 5 गो आदमी है तो 2 दिन चलेगा, और 10 गो आदमी हो गया तब 1 दिन चलेगा। मतलब आदमी जैसे बढ़ा वैसा ही दिन घट गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो ये न्यूटन साहब कहते हैं किसी असंतुलित बल द्वारा निकाय में उत्पन्न त्वरण जो होते हैं आरोपित बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसके बाद आता है तीसरा नियम, कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपके हाथों पर प्रहार किया तो आपका हाथ भी छड़ी पर प्रहार करता है, जिस कारण छड़ी टूट जाता है। समझे? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब इसको ठेठी में समझ सकते हैं, तुम देगी गाली तो हम नहीं देंगे गाली। हैं बताओ तो, तुम हमको मारेगा तो क्या हम टूवरों लग रहे हैं तुमको? हाँ, हम तो नहीं मारेंगे। यही है न्यूटन साहब का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद है जड़त्व। आपको मैंने बताया था कि न्यूटन साहब का पहला नियम जो है उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व में कहता है कोई वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी का बल कार्य ना करे। वो अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। अब जो वस्तु विरामावस्था में है वो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। जो वस्तु अस्थिर रुका हुआ है वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहेगा। जैसे आप एगो साइकिल को घड़का के छोड़ दीजिए, कुछ दूर तक घर का ले जाएगा, लेकिन बाद में वो गिर जाता है या फिर रुक जाता है। आप पूछिएगा कि सर रुक क्यों गया? रे भाई क्यों नहीं रुक जाएगा? एकदम रुकना स्वाभाविक है। इसीलिए स्वाभाविक है क्योंकि वहाँ एक बल काम कर रहा है। कौन कौन बल काम कर रहा है? वायुमंडल ऊपर से दबाव डाल रहा है उस पर, जिसके कारण वो बेचारे परेशान रहते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी उसको गुरुत्व बल के जरिए खींच रहा है, इसके कारण भी वो बेचारे परेशान रहते हैं। और तीसरा सबसे भारी बात जो है कि उसको जो है पृथ्वी पर जो घर्षण बल है, घर्षण के कारण उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर जमीन को पूरा सरफेस को पूरा घर्षण मुक्त कर दिया जाए तो वस्तु एक बार अगर उसको चला दिया जाए तो वो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। यही जड़त्व का, न्यूटन साहब का पहला नियम और जड़त्व का नियम है। कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और कोई वस्तु अपने जिस दिशा में है वो उसी दिशा में रहना चाहेगा। समझ गए ना? तो यही है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? गति जड़त्व, दिशा जड़त्व और विराम जड़त्व। उसके बाद संवेग मैंने आपको समझा दिया, और उसके बाद समझिएगा आवेग। आवेग आप लोग आवेग के विषय में जानते हैं? नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं, तो बल, और वह बल जितना देर तक काम करता है उस समय को के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। यहां देखे थे संवेग में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, परंतु आवेग में हम यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जितना देर तक हमने बल लगाया वो, जितना बल लगाया वो और जितना समय तक बल लगाया वो, दोनों को गुणनफल को। सपोज करिए आप किसी बॉल को बैट से उस पर प्रहार किए, उससे मारे बैट से। कितना समय के लिए बॉल पर बैट से प्रहार करते हैं? 1 सेकेंड भी नहीं लगता होगा। एक बॉल उधर से कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई बॉलर, और आप यहाँ से बैटिंग कर रहे हैं, बॉल उधर से आया और आप बॉल पर प्रहार किए, तो कितना देर के लिए आप बॉल पर प्रहार करते हैं?
बस थोड़ा सा टच करते हैं, बस कुछ सेकंड के लिए, सेकंड भी नहीं, सेकंड का कुछ हिस्सा के लिए। वही बल जितना न्यूटन से आपने बल लगाया वो बल, और जितना समय तक आपने लगाया वो दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। उसके बाद कहता है गैलीलियो ने क्या कहा। गैलीलियो साहब ने कुछ कहा। गैलीलियो साहब ने कुछ कहा। क्या कहा आप लोग जानते हैं? गैलीलियो साहब ने क्या कहा? क्या कहा? थैंक यू, बहुत अच्छी बात। गैलीलियो साहब ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रोका ना जाए, यदि किसी व्यक्ति को रोका ना जाए, या यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगाया जाए, तो वो वस्तु जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। ये तो न्यूटन साहब भी कहते ना, जरत्व भी कहते ना। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है कि आप किसी घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम को एक अधिकतम ऊंचाई तक ले जाकर छोड़ दें और वहां कोई बल कार्य ना करे, तो वो पेंडुलम अपने दूसरे तरफ उच्चतम ऊंचाई तक और पुनः जहां से आपने प्रारंभ किया था वहां तक इस प्रकार ये जीवन पर्यंत डूलता ही रहेगा, अगर कोई बल यहां पर काम नहीं करे तो। सब बात समझ गए? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बल क्या क्या कर सकता है, न्यूटन के नियम, जड़त्व के प्रकार, संवेग, आवेग, और गैलीलियो ने क्या कहा। यदि आप लोग इस सभी को समझ गए तो इस सभी का परिभाषा हम बोलते गए, आप लोगों को परिभाषा कल लिख के आना है। समझ गए ना? चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर बनता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चैनल इस उद्देश्य से बनाया हूं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं 9th के क्लास में और 10th के क्लास में, उन दोनों को संभवतः प्रयास करूंगा कि हर सब्जेक्ट से उनको मदद करूं। धन्यवाद।